Hello everyone, this is Radha here and I welcome you all in this class. So, here we are with our another one short lecture of इकोलॉजी जिससे इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग इनका वन शॉट वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वहाँ पर आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इवोल्यूशन, सेल सिग्नलिंग, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सब के आपको वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको देखना हो तो आप वहां से देख सकते हो। सेल बायोलॉजी इन सब के ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज हम लोग इकोलॉजी का एक लेक्चर में ही समराइज फॉर्म में इसको देखने की कोशिश करेंगे। इकोलॉजी जो है ये टर्म अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले दिया था। कुछ बेसिक चीजें पहले बता देती हूँ मैं आपको। इकोलॉजी जो टर्म है ये अर्नेस्ट हैकल ने इंट्रोड्यूस किया था। इकोलॉजी में क्या होता है, इकोलॉजी में जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से अपने आसपास के जो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ में और जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इकोलॉजी में मेनली जैसे एक बेसिक यूनिट जो है इकोलॉजी की वो है ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल इंडिविजुअल और बहुत सारे, जैसे आप ह्यूमन हो तो जब बहुत सारे इंडिविजुअल जो मिलेंगे, ठीक है, जैसे अगर आप कुत्ता, बिल्ली, डॉग, कैट, लायंस किसी की बात कर लो, जैसे एक लायन इंडिविजुअल है, बहुत सारे लायन मिल गए, बहुत सारे टाइगर मिल गए, बहुत सारे कैट मिल गए, तो वो क्या हो गया, वो एक उनका एक पॉपुलेशन हो गया। अब कैट का एक पॉपुलेशन, इसके बाद में फिर डॉग का एक पॉपुलेशन, ये बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी हो गया। उसके बाद में क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे बायोमास के बारे में बात करते हैं हम लोग, कि एक बेसिक सी चीजें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हैबिटेट और नीश के बारे में। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है। जैसे कि आप यहाँ देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया भी है, जैसे यहाँ पर अलका है तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि अलका, जैसे यहाँ पर इसके घर का नाम है व्हाइट हाउस, तो अलका कहाँ रह रही है? अलका व्हाइट हाउस में रह रही है। ये क्या है कि ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ, एक फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। और नीश क्या बताता है कि ऑर्गेनिज्म जो है कैसे रहता है, हाउ एन ऑर्गेनिज्म लिव। फंक्शनल एरिया के बारे में बताता है कि आप घर में किसी कमरे में रहते हो, जो आपका स्टडी रूम है, जहां आप पढ़ाई करते हो या डांस करते हो, वो आपका फंक्शनल एरिया है, ठीक है। तो हैबिट ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बताएगा, और नीश उसके फंक्शनल एरिया के बारे में बताएगा। जैसे आप रहते घर में हो लेकिन घर के एक रूम में पर्टिकुलरली बैठ के आप लेक्चर देख रहे होगे, वहीं पर आप लेक्चर देखते होगे, पढ़ते होगे, खुद का स्टडी करते होगे वहीं पर, तो वो आपका क्या, वो आपका फंक्शनल एरिया। तो नीश बताता है आपके फंक्शनल एरिया के बारे में। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा नीश ओवरलेप के बारे में। नीश का मतलब क्या है? फंक्शनल एरिया, ठीक है, उसका ओवरलेपिंग होना, ठीक है, यानी दो जनों का एक ही फंक्शनल एरिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एक रूम है तो उस रूम में आप भी पढ़ रहे हो और आपकी सिस्टर भी पढ़ रही है, तो दोनों का नीश क्या हो गया? ओवरलेप हो गया, है ना। दोनों का जो फंक्शनल एरिया है वो ओवरलेप हो गया। अब जैसे आप भी पढ़ाई कर रहे हो और उसी कमरे में बैठ के आपकी बहन भी पढ़ाई कर रही है, तो अब एक ही फंक्शनल एरिया होने की वजह से मान लो आपकी बहन बोल बोल के पढ़ती है, तो अब आपकी लड़ाई होगी, यानी कंपटीशन होगा, और उस कंपटीशन में जो जीतेगा वो वहां रहेगा। तो यानी कि यहाँ नीश ओवरलेप क्या का मतलब क्या होता है? जब दो जनों का फंक्शनल एरिया एक ही हो तो वहां पर कंपटीशन होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इकोलॉजिकल कंप्रेशन। इकोलॉजिकल कंप्रेशन में क्या होता है? इकोलॉजिकल कंप्रेशन में जैसे यहाँ पर स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 का नीश ओवरलेप है, यानी आप और आपके बहन दोनों एक ही रूम में बैठ के स्टडी करते हो, तो आपका नीश ओवरलेप है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, थोड़ा सा उसने बोला कि चल ठीक है 4 से 5 बजे तक तू पढ़ाई करना, 5 से 6 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगी। तो क्या कर लिया आपने? कंप्रेस कर लिया एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे स्पीसीज का यहाँ पर एरिया ये था, ग्रीन वाले का एरिया ये था, इसने क्या कर लिया? कंप्रेस कर लिया। तो इकोलॉजिकल कंप्रेशन क्या होता है? नीश का कंप्रेशन करना, इन इज लेस टाइम टेकन होता है ये, और चेंजेस जो है जेनेटिक लेवल पे नहीं होते। एक होता है कोएग्जिस्टेंस ऑफ सिमिलर स्पीसीज, कि दो स्पीसीज एक जगह कोएग्जिस्ट कब करेंगे? तब कोएग्जिस्ट करेंगे कि उनका हैबिटेट एक हो लेकिन नीश अलग अलग हो। यानी आप रहते एक ही घर में हो, आप और आपकी बहन, लेकिन
दोनों का रूम अलग अलग है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, को एग्जिस्ट, एक साथ रह सकोगे उस घर में, क्योंकि आपका कमरा अलग है, आपकी बहन का कमरा अलग है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में कि हम एक ही घर में रह रहे हैं, है ना, क्योंकि दोनों का रूम अलग अलग है, दोनों का फंक्शनल एरिया अलग अलग है, तो नीश का ओवरलेप नहीं हो रहा, तो आप स्टेबली को एग्जिस्ट कर सकते हो ऐसे कंडीशन में। एक टर्म होता है नीश डिफरेंशिएशन। नीश डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, नीश डिफरेंशिएशन मींस डिफरेंस इन द रेंज ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड और इन्वायरमेंटल टॉलरेंस इन द स्पीसीज। नीश डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि आप एक इस कंडीशन में भी कोएग्जिस्ट कर सकते हो कि जो फंक्शनल एरिया है दोनों का डिफरेंट है, ठीक है, जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपकी बहन को ब्लू वाला पेन यूज करना और आपको ब्लैक वाला पेन यूज करना है, तो उस कंडीशन में भी कोई कंपटीशन नहीं होगा, दोनों के रिसोर्सेज अलग अलग हैं। तो यहाँ से क्या क्या इस स्लाइड से चीजें समझ आई आपको, हैबिटेट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है, नीश फंक्शनल एरिया के बारे में बताता है, नीश ओवरलेप जब दो जनों का फंक्शनल एरिया एक ही हो तो नीश की ओवरलेपिंग होती है, जिसके लिए इकोलॉजिकल कंप्रेशन का कंसेप्ट आया। दो इंडिविजुअल एक जगह कोएग्जिस्ट कब कर सकते हैं, या तो उनके नीश ही अलग अलग हो या फिर नीश डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट जो है ये कोएग्जिस्टेंस में हेल्प करेगा, यानी दोनों के नीश अलग अलग हैं। नीश जो है ये दो तरीके का होता है, एक होता है फंडामेंटल नीश, एक होता है रियलाइज्ड नीश। रियलाइज्ड का मतलब क्या है, रियल है, रियल कंडीशन पे बेसिस है इनका फंक्शनल एरिया। तो रियल होता है अगर दो स्पीसीज सेम नीश में रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, रियलिटी में तो ये है कि अगर आप और आपकी बहन एक रूम में रह रहे हो ही नहीं सकता आपकी लड़ाई ना हो। भाई बहन अगर एक रूम में बैठे हुए हैं तो लड़ाई पक्का करेंगे, तो कंपटीशन होगा। क्यों लड़ेंगे, मान लो कि लड़ाई कर रहे हैं वहां पर, मान लो कुरकुरे का पैकेट रखा है उसके ऊपर लड़ाई हो रही है, तो नीश ओवरलेप हो रहा है, एक ही कमरे में रह रहे हो, फंक्शनल एरिया दोनों का एक ही है, ओवरलेपिंग होगी, पक्का कंपटीशन होगा। रियलाइज्ड नीश जो है वो स्मॉल होगा साइज में, यानी ऐसा तो है नहीं आपने 100 गज में एक एक रूम बना रखा हो, छोटे छोटे रूम होंगे। तो रियलिटी में क्या होता है, फंक्शनल एरिया छोटा होता है और इंटरफेरेंस बिल्कुल होती है। आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि 10 लोग हैं 10 के अलग अलग रूम है, अगर रियल कंडीशन देखें तो हम लोग मोस्टली, है ना, एक एवरेज फैमिली की देखें तो अब 10 लोग हैं तो मान लो एक रूम में 4 लोग रह रहे, तो एक दूसरे कामों में पक्का इंटरफेयर करेंगे, हो ही नहीं सकता कि इंटरफेयर ना हो घरों में। तो रियलिटी कंडीशन ये होती है, ऐसा मान लो कि आपके घरों की रियल कंडीशन है कि रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में जब दो स्पीसीज एक जगह रहती हैं, दो जने एक साथ रहेंगे तो पक्का कॉम्पिटिशन करेंगे, क्यों, छोटे से एरिया में रह रहे हैं तो पक्का इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के एरिया में। जबकि फंडामेंटल नीश एक आपका इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, तो इमेजिनेशन में आप कुछ भी सोच लो, हाइपोथेटिकली आप कुछ भी सोच लो, उसमें आपका पैसा थोड़ी नहीं लगता है। तो फंडामेंटल निश क्या बोलता है कि हमारा घर बिल्कुल आलीशान होगा, बड़ा सारा घर होगा, सबके अलग अलग रूम होंगे, सबके लिए खाने पीने के लिए अलग अलग शेफ होंगे। तो उस कंडीशन में क्या है, लार्ज निश है, सबके अलग अलग रूम है, कोई इंटरफेरेंस भी नहीं है, कोई कंपटीशन भी नहीं, ये होता है फंडामेंटल निश। लेकिन ये इमेजिनरी है, रियलिटी में आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कि आपका बहुत बंगलो हो, बंगलों में अलग अलग रूम हो, सबके लिए अलग अलग शेफ खाना बना रहे हो, है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल कंडीशन में। नेक्स्ट यहाँ बात आती है कि दो अगर इंडिविजुअल एक साथ रह रहे हैं, आप और आपकी सिस्टर अगर एक साथ रह रहे हो तो स्टेबली कैसे एक साथ को एग्जिस्ट करोगे, आप किन कंडीशन में करोगे, रिसोर्स पार्टीशनिंग। जब रिसोर्स पार्टीशनिंग हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई फ्रूट आया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन आया है, तो आपकी मम्मा क्या करेंगी, हाफ करके दोनों को दे देंगी, तो उस कंडीशन में कोई झगड़ा नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर आपकी बहन ने ही अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया तो आप बोलोगे तूने ज्यादा ले लिया, मैंने ज्यादा ले लिया, तो लड़ाई होगी। तो यानी अगर आपकी रिसोर्स को पार्टीशन कर दिया जाए, आपके मदर या फादर ने क्या किया, हाफ हाफ कर दिया दोनों के लिए, तू इसको खा तू इसको खा, तो रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गया, तो दोनों एक साथ रह लोगे, लड़ाई नहीं करोगे। नीश कॉम्प्लीमेंटेरिटी, नीश कॉम्प्लीमेंटेरिटी का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज जो हैं सबके अलग अलग हैं अपने। नीश डिफरेंशिएशन, नीश डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, दोनों का अलग अलग रूम मिला हुआ है तो आप बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करते, तो ऐसे कंडीशन में दो इंडिविजुअल एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या करती है। रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या हो गया, दोनों के रिसोर्सेज अलग अलग हो गए। जैसे मान लो कि कोई भी फ्रूट आया आपके घर में, जैसे एप्पल आई है, तो एप्पल को आपकी मम्मी ने क्या किया, बीच में से डिवाइड किया, दोनों बहनों को या दोनों भाई बहनों को अलग अलग आधा आधा पीस दे दिया। अब दोनों के रिसोर्स अलग अलग है कि तू इस आधे एप्पल को खा, तू इस आधे एप्पल को खा, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
आप लड़ाई नहीं करोगे कि यार तेरे को ज्यादा मिल गया, बहन तेरे को ज्यादा मिल गया, भाई तेरे को ज्यादा मिल गया, लड़ाई नहीं होगी उस कंडीशन में, है ना। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग की वजह से कंपटीशन यानी लड़ाई कम होगी, लड़ाई कम होगी तो स्टेबली कोएग्जिस्ट करोगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा सिंपैट्रिक स्पीशीशन। एक ही जगह पर रहते हुए भी आप लड़ाई नहीं करो, एक दूसरे कोने में एक दूसरे कोने में, तो सिंपैट्रिक स्पीशीशन, एक ही जगह पर स्पीसीज अलग अलग हो जाएंगी। अगर ये तो मैंने नॉर्मल एग्जांपल से समझाया, लेकिन स्पीसीज के केस में जब देखें तो सिंपैट्रिक स्पीशीशन, एक ही जगह पे रहते रहते वो स्पीसीज ही अलग हो जाते हैं, उनके कैरेक्टर अलग होने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों का खाना अलग अलग है। जैसे इस ट्री पे है, कोई किसी चीज को ईट कर रहा है, कोई किसी चीज को ईट कर रहा है, यानी कोई फ्रूट ईट कर रहा है, कोई वहां पर स्टेम ईट कर रहा है, तो सबके रिसोर्स अलग अलग हैं, जिसकी वजह से इनके करेक्टर अलग अलग होंगे, और करेक्टर अलग अलग होने की वजह से स्पीशिएशन होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कॉम्पिटिशन देखने को नहीं मिलेगा, किसकी वजह से, रिसोर्स पार्टीशनिंग की वजह से। कुछ टर्म है नीश कॉम्प्लीमेंटरिटी, अभी बताया मैंने, नीश कॉम्प्लीमेंटरिटी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं। कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये किसने दिया था, गोज ने दिया था, इसको गोज लॉ भी कहा जाता है। कंपटीशन कब होगा, कंपटीशन, टर्म्स को ब्रेक करो, कंपटीशन एक्सक्लूजन, कंपटीशन कब होगा, जब दो जने एक ही जगह रह रहे हो, एक ही रूम में रह रहे हो, रूम क्या है, नीश है, एक फंक्शनल एरिया है। अगर आपका भाई और बहन एक ही रूम में बैठ के पढ़ रहे हो तो पक्का कंपटीशन होगा, और आपका भाई बहुत ताकतवर, आपको 4-5 थप्पड़ मारे उसने कि मेरे रूम से जा, बाहर जाके बैठ के पढ़, तू यहाँ पे बैठ के नहीं पढ़ेगी, तो बहन उठ के बाहर चली जाएगी। या फिर ऐसा मान लो कि बहन ताकतवर, उसने भाई को 4-5 थप्पड़ जड़े कि तू बाहर बैठ के पढ़, तो भाई डर के मारे बाहर बैठ जाएगा। तो कंपटीशन हुआ, दोनों में लड़ाई हुई, क्यों, क्योंकि नीश एक है दोनों का, जिसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग होगा वो तो जीत जाएगा, लड़ाई करेगा, तो वीक वाला वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये गोज लो है। एक हंचिक्सन लो भी आता है, जिसमें एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंट में, पीएच वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, जो कि इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इकोलॉजी में 2-3 तरीके का कंट्रोल पढ़ते हो आप मेनली, लेकिन इसमें से मेन होता है आपका टॉप डाउन और बॉटम अप। एक वेस्ट वास्ट भी होता है। ठीक है, टॉप डाउन, टॉप डाउन का मतलब क्या होता है, टॉप से नीचे की तरफ। ठीक है, टॉप, ये टॉप हो गया, डाउन यानी नीचे वाला, और बॉटम में क्या होता है, बॉटम यानी नीचे वाला, बॉटम टू अप, यानी इसमें जो बॉटम टू अप में गाड़ी ऐसे चलेगी, टॉप टू डाउन में डाउन की तरफ चलेगी। यानी कि पहले बात करते हैं बॉटम अप में, कि नीचे वाला जैसा होगा उसके हिसाब से ऊपर वाले को कंट्रोल किया जाएगा। तो फाइटोप्लैंक्टन का अगर नंबर ज्यादा है तो जू प्लैंक्टन का नंबर भी ज्यादा होगा, इसका भी ज्यादा होगा, प्रेडेटर का भी ज्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन चलता है। जबकि टॉप डाउन में क्या होता है कि अगर प्रेडेटर ज्यादा है तो ये फिश कम होंगे, ये कम होंगे तो जू प्लैंक्टन ज्यादा होंगे, और फाइटोप्लैंक्टन कम होंगे, यानी एक कम एक ज्यादा वाला रिलेशन यहाँ चलता है, किसमें, टॉप डाउन कंट्रोल में। नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजी में रूल्स के बारे में। एक होता है बर्जमैन रूल। बर्जमैन रूल क्या बताता है, बर्जमैन रूल जो है बॉडी साइज के बारे में बात करता है, बॉडी साइज एंड सरफेस एरिया, बॉडी साइज और सरफेस एरिया के बारे में बात करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। चूहा आपने देखा इस तरीके से होता है चूहा, अब इसका बॉडी का वॉल्यूम, इसको आप जो वेट मेजर वाला होता है ना, आपका वेइंग स्केल होता है, उस पर मेजर करो, मान लो ये 1 किलो 2 किलो का निकले, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन एरिया देखो, इसने इतना एरिया घेर रखा है, इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 2 kg, और सरफेस एरिया इतना घेर रखा है इसने, है ना, इतना सरफेस एरिया। तो यहाँ पर ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये होंगे एक्टोथर्म। ठीक है, एक्टोथर्म और एंडोथर्म में यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हो गए मान लो एक्टोथर्म। ठीक है, एक होते हैं जो क्या करेंगे, जैसे आपने देखा होगा पोलर बियर वगैरह जो कि ठंडे इलाकों में रहते हैं, ऐसे होते हैं, भालू से वो ऐसे, इनके छोटे छोटे पैर होते हैं और बॉडी उनका बहुत भारी होगा। इनको वेइंग स्केल पे मेजर करोगे तो ये इनका वेट आ रहा है मान लो 15 किलो, लेकिन देखो एरिया इतना सा ही घेर रहे हैं, बस इतना सा एरिया, तो सरफेस एरिया बहुत कम घेर रहे हैं। ये होते हैं एंडोथर्मिक, जो कि हीट को बचा के रखेंगे। तो यहाँ पर बर्जमैन रूल जो है बॉडी के हिसाब से, बॉडी साइज और सरफेस एरिया के हिसाब से रेशियो यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं एलेन्स रूल। एलन रूल क्या बताता है कि जो जैसे चूहा है गर्म इलाके में रहता है तो चूहे के कान कितने बड़े बड़े होंगे, क्यों? ताकि हीट बाहर की तरफ निकलती रहे। और जो ठंडे इलाकों में रहते हैं जैसे पोलर बेयर के कान बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो हीट को बाहर नहीं जाने देना चाहते। देन बात करते हैं ग्लोगर रूल। ग्लोगर रूल मेलानिन प्रोडक्शन के बारे में बताता है कि जो ठंडे इलाकों में लोग रहते हैं वो गोरे होंगे, मेलानिन कम होगा, और जो गर्म इलाकों में रहते हैं वो काले होंगे क्योंकि मेलानिन ज्यादा होगा। नेक्स्ट आता है शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। ये बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑप्टिमम कंडीशन में ही सर्वाइव करेगा। वो ना तो जैसे गर्मी हो जब होती है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाते हो, ज्यादा गर्मी 50 55 60 डिग्री टेम्परेचर हो तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, एसी लगाओगे बचने के लिए, है ना। ज्यादा ठंड हो जाए, -0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जा रहा है, तब भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाता कोई ऑर्गेनिज्म। ऑप्टिमम एवरेज कंडीशन 37 36 37 ऐसे इन्वायरमेंट में हम आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ऑप्टिमम कंडीशन में ही सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाता। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर हम लोग ये इकोसिस्टम की यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए, स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह कि टॉप मोस्ट लेयर में क्या क्या होगा। मेन आता है हमारे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट, ये वाला। तो प्रोडक्टिविटी में आपने देखा होगा किस बेसिस पे बात करते हैं, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन दैट इज प्रोडक्टिविटी, जिसको ग्राम इसे मेजर करते हैं हम लोग। यहां पर क्या है, यहां पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। आर क्या होता है, रेस्पिरेशन। इसको और डिटेल में समझाती हूं मैं। ये देखिए प्रोडक्टिविटी में क्या हुआ, सनलाइट है, सनलाइट पड़ी किसके ऊपर, जैसे घास पे या फिर प्लांट पे पड़ी, ठीक है। उसके बाद क्या हो, फोटोसिंथेसिस की प्लांट ने। फोटोसिंथेसिस करने के बाद में वो क्या बनाएगा, खाना बनाएगा खुद के लिए। तो जो खाना वो बनाता वो हो गया जीपीपी, कि सीधा लाइट प्लांट पे पड़ी और प्लांट पे लाइट पड़ने के बाद में उसने जो खाना बनाया, ग्रोस प्रोडक्शन जो किया, वो है जीपीपी, कि प्लांट ने अपना खाना बनाया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में अब प्लांट रेस्पिरेशन भी करेगा। तो रेस्पिरेशन की रिजल्ट की वजह से जीपीपी माइनस आर, अब जो आएगा वो आएगा आपका एनपीपी। क्या आएगा, एनपीपी। तो यहां पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है जीपीपी माइनस आर, दैट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, कि कितना सनलाइट को रिसीव करने के बाद में फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया है, वो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज जीपीपी माइनस आर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर ने कितना कंज्यूम कर लिया है। मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ इफिशियंसी दी गई जीपीपी की, जो कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं उनका हाई इफिशियंसी होता है। इसके बाद में जो हर्बिसियस डिसिडियस ट्रू प्लांट होते हैं उनका फेयरली इफिशियंट एफिशिएंसी होता है जीपीपी के लिए। फाइटोप्लैंक्टन का लो इफिशियंसी होता है और डेजर्टिक प्लांट नॉट वेरी इफिशियंट, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। सेकेंडरी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट आता है। यहाँ पर रेशो लिखे हुए हैं, एवरेज वर्ल्ड एनपीपी पर ईयर। ओपन ओशन की सबसे ज्यादा होगी, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट की, फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड की, ठीक है, फिर पेयरी की, फिर डेजर्टिक श्रब की। एनपीपी पर एरिया के बारे में बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की सबसे ज्यादा होगी, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट की, फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी सवाना की, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड की, फिर ओशन की, और सबसे कम होगी डेजर्ट की। एनपीपी पर बायोमास के बारे में बात करें तो ओशन की सबसे ज्यादा होगी, टेम्परेट ग्रासलैंड की होगी, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट की होगी, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की होगी। एनपीपी पर यूनिट लीफ एरिया के बारे में बात करें तो डेजर्टिक प्लांट की सबसे ज्यादा होगी, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड की होगी, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की होगी, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट की होगी। इकोसिस्टम बेस्ड ऑन रूट बाय शूट रेशियो ऑफ प्लांट अगर बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड की सबसे ज्यादा होगी, फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की होगी, फिर ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट की होगी, फिर ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट की होगी। रिजर्वोयर ऑफ कार्बन ऑन अर्थ के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा रिजर्वेयर लार्ज लेक सेडिमेंट होते हैं, फिर टेरेस्ट्रियल सोइल, फिर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, देन टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर पिरामिड्स के बारे में, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में।
इकोलॉजिकल पिरामिड में पिरामिड ऑफ नंबर आता है सबसे पहले। पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा? अपराइट, अपराइट एग्जाम्पल के लिए ग्रासलैंड, इन्वर्टेड होगा ट्री इकोसिस्टम में, ठीक है। इन्वर्टेड ये देख सकते हो, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक, ठीक है। इसके बाद पिरामिड ऑफ बायोमास यहाँ दिया गया है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम दिया गया है। तो यहाँ पर अपराइट पिरामिड ग्रासलैंड का होगा, अपराइट इन्वर्टेड होगा, पोन्ड का इन्वर्टेड होगा, ट्री इकोसिस्टम का इन्वर्टेड होगा। एंड कितनी चीजें ध्यान रखनी है, आपका जो इन्वर्टेड पिरामिड होगा वो किसका होगा? पोन्ड का, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड पोन्ड का और ट्री का, और अपराइट होगा ग्रासलैंड का। क्लियर? देन यहाँ पर पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में बात करें तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है हमेशा ही अपराइट होता है, इस तरीके से ही होगा हमेशा, क्योंकि हमेशा क्या है 10% एनर्जी जो है लॉस होगी रहेगी। अगर यहाँ 1000 है तो 1000 का 10% कितना हो गया? 10 हो गया, तो इतनी एनर्जी यहाँ लॉस होगी। फिर उसके बाद जितनी यहाँ पर बची उसका 10% लॉस होगा। तो इस तरीके से 10% एनर्जी लॉस होती रहती है। तो एनर्जी का जो पिरामिड है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमेशा अपराइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ फूड चेन के बारे में बात की गई है। फूड चेन में अगर बात करें आप, तो फूड चेन में यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक प्लेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इन इकोसिस्टम। फूड चेन में ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रेटियस फूड चेन के बारे में यहाँ बताया गया है। ग्रेजिंग फूड चेन बिगिन विद द प्रोड्यूसर प्रेजेंट एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या बताती है? ग्रेजिंग फूड चेन बताती है मेजर वे फॉर एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, या फिर बिगिन विद प्रोड्यूसर, जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर इस तरीके से होता है। तो प्रोड्यूसर बिगिन होती है ये प्रोड्यूसर से, जो कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं। डेट्रेटस फूड चेन बिगिन विद द डेट्रेटस सच एज डेड बॉडीज, जैसे जो डेड बॉडीज होंगे उनसे स्टार्ट होगी, ऑफ एनिमल और फॉल लीफ, ठीक है। 10% लो के बारे में बात करें तो 10% लो क्या होता है कि 10% एनर्जी जो है वो ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ओनली अबाउट 10% इज स्टोर्ड एट हायर लेवल, रिमेनिंग 90% जो है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। या फिर ये कह लो कि अगर यहाँ पर 1000 है तो 1000 का 10% ही एनर्जी जो है ये, यानी 1000 का 10% कितना हुआ? 100 किलो जूल ही आगे ट्रांसफर होगी। 100 का 10% क्या हुआ? 100 का 10% हुआ आपका यहाँ पर 10, तो 10 किलो जूल ही आगे पास होगी। 10 किलो जूल का 10% 1, तो 1 किलो जूल ही आगे पास होगी। तो ऐसे ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, केवल 10% एनर्जी ही क्या होगी, वो आगे ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर एफिशिएंसी के बारे में। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिंक टुगेदर बाय फीडिंग रिलेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर तीन कैटेगरी होते हैं ट्रांसफर एफिशिएंसी में: कंजम्पशन एफिशिएंसी, एसिमिलेशन और प्रोडक्शन। कंजम्पशन एफिशिएंसी इज द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोड्यूसर एट वन ट्रॉफिक लेवल दैट इज इटन और इंजेस्टेड बाय नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो प्रोडक्शन कितना हुआ है, मान लो जैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू कितना प्रोड्यूस हुआ है, और फिर उस कंज्यूमर ने खाया कितना है, ठीक है। तो इससे हम लोग कंजम्पशन एफिशिएंसी निकालते हैं। एसिमिलेशन एफिशिएंसी क्या होती है? एसिमिलेशन एफिशिएंसी होती है कि ब्लड स्ट्रीम में कितना एसिमिलेट हुआ, खाना खा तो लिया, आपके ब्लड स्ट्रीम में कितना एसिमिलेट हुआ है। तो इंजेस्टेड यानी खाया कितना, और खाने के बाद वो एसिमिलेट कितना हुआ आपके बॉडी में। एसिमिलेट खाना जितना खाया, मान लो 2 रोटी खाई तो दैट इज आईएन, इंजेस्ट इतना किया, लेकिन आपके ब्लड स्ट्रीम में कितना एसिमिलेट हुआ, दैट इज एन इंटू 100। देन प्रोडक्शन एफिशिएंसी, आपने खाना खाने के बाद आपने ब्लड स्ट्रीम में इतना एसिमिलेट हो गया, एसिमिलेट ब्लड स्ट्रीम में होने के बाद आपने कितनी एनर्जी से काम किया, दैट इज द प्रोडक्शन, ठीक है। देन कंजम्पशन एफिशिएंसी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड ध्यान से देखना इसको। कंजम्पशन एफिशिएंसी देखे तो हर्बीवोर इन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये इतना इनका होता है कंजम्पशन एफिशिएंसी। कार्निवोर का कंजम्पशन एफिशिएंसी जो है हर्बीवोर से ज्यादा होता है। अगर पूछा जाए किसका कंजम्पशन एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो कार्निवोर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हर्बीवोर। अगर पूछा जाए कंजम्पशन एफिशिएंसी किसका ज्यादा होगा तो वर्टिब्रेट 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 इनवर्टिब्रेट 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 पूछा जाए तो किसका होगा सबसे ज्यादा? वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट का, फिर वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट का, फिर इनवर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट का। अगर आपसे हर्बीवोर, एक्वेटिक, ग्रासलैंड, टेरेस्ट्रियल के बारे में पूछा जाए तो जो हर्बीवोर एक्वेटिक के होते हैं उनका कंजम्पशन एफिशिएंसी ज्यादा होगा, देन हर्बीवोर जो ग्रासलैंड के होते हैं, देन हर्बीवोर जो टेरेस्ट्रियल के होते हैं। देन बात करते हैं एसिमिलेशन एफिशिएंसी।
एक चीज ध्यान रखिएगा, कंजम्पशन एफिशिएंसी, एसिमिलेशन एफिशिएंसी कार्निवोर की ज्यादा होगी हर्बिवोर से। ये एक सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एसिमिलेशन एफिशिएंसी एंडोथर्म की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्टोथर्म, क्या, एसिमिलेशन एफिशिएंसी। फिर प्रोडक्शन एफिशिएंसी देखें तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होती है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी में एक्टोथर्म की ज्यादा होगी प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंडोथर्म से। प्रोडक्शन एफिशिएंसी कार्निवोर की ज्यादा होगी। आप देख रहे हो कंजम्पशन, एसिमिलेशन, प्रोडक्शन तीनों कार्निवोर की ज्यादा होती है हर्बिवोर से। इसके बाद यहां लिखा गया कंजम्पशन एफिशिएंसी एक्टोथर्म की ज्यादा होगी, एंडोथर्म की लो होगी। एसिमिलेशन एफिशिएंसी एक्टोथर्म की लो होगी, एंडोथर्म की हाई होगी। प्रोडक्शन एफिशिएंसी एक्टोथर्म की हाई होगी, एंडोथर्म की लो होगी। यानी कंजम्पशन और प्रोडक्शन, सीपी, पीसी लिख सकते हो। कंजम्पशन और प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है ये एक्टोथर्म की ज्यादा होगी। किसकी, एक्टोथर्म की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एंडोथर्म, ठीक है। और एसिमिलेशन एफिशिएंसी एंडोथर्म की ज्यादा होगी। इतनी चीज क्लियर। देन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए डाइजेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डाइजेशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू एसिमिलेशन अपॉन कंजम्पशन। और डाइजेशन एफिशिएंसी जो होती है ये एंडोथर्म की ज्यादा होती है। एक होता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ये कैसे निकालते हैं, प्रोडक्शन अपॉन कंजम्पशन, ये एक्टोथर्म की ज्यादा होती है, ठीक है। देन फूड चेन में ही कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको ध्यान रखने हैं। चेन लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चेन लेंथ के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा एवरेज नंबर ऑफ लिंक बिटवीन ट्रॉफिक लेवल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल। कनेक्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल नंबर ऑफ लिंक इन फूड वेब अपॉन पोटेंशियल नंबर ऑफ लिंक इन फूड वेब। नंबर ऑफ पोटेंशियल लिंक का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू n इंटू n-1/2, जहां n होता है नंबर ऑफ स्पीसीज। लिंकेज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ लिंक इन फूड वेब अपॉन नंबर ऑफ स्पीसीज इन फूड वेब। टाइप ऑफ फूड वेब के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो फूड वेब के टाइप में आता है कनेक्टेंस और एनर्जी वेब। कनेक्टेंस क्या बात करता है कि कितने से कनेक्ट कर पा रहे हो आप, है ना, जैसे क्लास में टीचर कितने बच्चों से कनेक्ट कर पा रहा है, दैट इज टेल्स अबाउट कनेक्टेंस। नेक्स्ट यहां पर है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ एन एरिया। कि चेंजेस क्या हो रहे हैं और ऐसे चेंजेस जिनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, सिक्वेंशियल और ऑर्डर मैनर में होते हैं। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, वेयर नो लाइफ एवर एग्जिस्ट, कि स्टार्टिंग में जहां कोई लाइफ नहीं थी, बेयर रॉक थे, न्यूअली कूल्ड लार्वा इट इज, और ये स्लो होता है। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, जहां ऑलरेडी लाइफ प्रेजेंट थी लेकिन किसी भी कंडीशन की वजह से, जैसे आग वगैरह लग गई तो वहां से जो स्पीसीज थे वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, और उसके बाद फिर वहां पे स्पीसीज बनना स्टार्ट हुए। फर्स्ट स्पीसीज दैट इन्वेड इन अ बेयर एरिया, वो उसको कहते हैं हम लोग पाइनियर स्पीसीज। एग्जाम्पल के लिए रॉक्स में लाइकेन होती है, वाटर में फाइटोप्लैंक्टन होती है। और फाइनल स्टेज जो होती है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। सक्सेशन इन प्लांट्स में बात करें तो हाइड्रार्क सक्सेशन क्या होता है, वेट एरिया में होता है। ज़रार्क सक्सेशन जो है ड्राई एरिया में होता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मेजिक कंडीशन। प्राइमरी सक्सेशन इन न्यूअली फॉर्म्ड पॉन्ड में देखे तो पॉन्ड में क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज प्लांट, इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। सो एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी का एंटायर सीक्वेंस को बोलते हैं सेर, और एयर ईच स्टेज इज कॉल्ड सीरल स्टेज, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन के बारे में बात करें, सबसे पहले होता है बेयर रॉक, न्यूडेशन, फिर डिस्पर्सल, फिर एक्सेशन, फिर एग्रीगेशन, फिर कॉम्पिटिशन, फिर रिएक्शन, फिर स्टेबलाइजेशन। सक्सेशन जब आप देखते हो तो आप तीन तरीके का यहाँ पर देखोगे। एक होता है फैसिलिएशन मॉडल। फैसिलिएशन मॉडल में क्या है कि अगर कोई ए नाम का स्पीसीज पहले आ गया तो दूसरी स्पीसीज के लिए वो फैसिलिटी ऑलरेडी करके रखेगा, खाना पीना एकदम तैयार करके रखेगा। बी वाला आ गया तो वो सी और डी के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। एक होता है इनहिबिशन। इनहिबिशन में क्या होता है, अगर ए वाला पहले आ गया तो बी वाले को इनहिबिट करेगा, बी वाला आया तो सी वाले को इनहिबिट करेगा। तो इस तरीके से फैसिलिएशन मॉडल का डायग्राम होता है। टॉलरेंस में क्या होता है, टॉलरेंस में कोई किसी को ना तो फैसिलिटेट करता ना इनहिबिट करता, बोलता भाई तू आ जा और अपने आप इस एनवायरनमेंट में टॉलरेट कर और जिंदा रहे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो बायोमास सपोर्टेड पर यूनिट एरिया अर्ली स्टेज में सक्सेशन के लो होगा। इसके बाद में फिर यहाँ पर नीश स्पेशलाइजेशन अर्ली स्टेज ऑफ सक्सेशन में ब्रॉड होगा।
इसके अलावा लाइफ साइकिल शॉर्ट होगी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में मिनरल साइकिल ओपन होगा अर्ली स्टेज में, लेट स्टेज में क्लोज्ड होगा, ग्रोथ फॉर्म रैपिड होगी अर्ली, लेट में के सिलेक्टेड होगी, प्रोडक्शन क्वांटिटी क्वालिटी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ लिखी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन इकोलॉजी में आप बेसिकली 5 तरीके के एट्रीब्यूट पढ़ते हो। एक होता है यहाँ पर आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन टोटल एरिया। देन बात आती है नेटेलिटी रेट। नेटेलिटी रेट क्या होता है, नेटेलिटी अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन। देन आता है मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन। देन आता है सेक्स रेशियो, परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल। देन आता है एज पिरामिड। एज पिरामिड 3 तरीके का होगा, एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग जो है ये पिरामिडिकल में प्री रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। दूसरा होता है स्टेबल। स्टेबल में क्या होता है, स्टेबल का जो डायग्राम होता है वो बेल शेप होता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट इक्वल होंगे यहाँ पर। डिक्लाइनिंग अर्न शेप का होता है, जिसमें क्या होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव कम होंगे, रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होगा स्टेज। अर्न शेप का ये होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी के अलावा एक रिलेटिव डेंसिटी भी पढ़ते हैं हम लोग। रिलेटिव डेंसिटी में मार्क रिकैप्चर टेक्निक को यूज किया जाता है। मार्क रिकैप्चर में क्या करते हैं, सबसे पहले आप किसी तालाब में से जैसे मछलियों को ऐसे रैंडमली पिक किया, उनको मार्क किया, उसको वापस तालाब में छोड़ दिया, फिर वापस रिकैप्चर किया। वापस जब रिकैप्चर करोगे, जब सैंपल 1 आप लोगे तो सैंपल 1 में आपके अनमार्क होंगे, क्योंकि सैंपल 1 स्टार्टिंग में उठाया तो अनमार्क होंगे, ठीक है। लेकिन जब आप सैंपल 2 उठाते हो तो सैंपल 2 में आपके मार्क प्लस अनमार्क दोनों आएंगे। मार्क कैप्चर टेक्निक के लिए फॉर्मूला होता है n इजिकल टू सैंपल 1। स्टार्टिंग में मान लो 300 आपने लिए, इंटू सैंपल 2। सैंपल 2 जब आपने दोबारा पानी में से लिया, जिसमें से 15 तो मार्क किए हुए थे, बाकी के अनमार्क थे, अपॉन मार्क इन सैंपल 2, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी की इक्वेशन क्या होती है, NT+1 यानी 1 साल के बाद में कितना पॉपुलेशन होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा NT यानी ओरिजिनल पॉपुलेशन प्लस बर्थ प्लस इमाइग्रेशन यानी एंट्री प्लस डेथ प्लस एग्जिट यानी इमाइग्रेशन, ठीक है। ग्रोथ मॉडल के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लोग लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, इसमें हमारी क्या होता है कि लगातार यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, लगातार यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये बताती है फेवरेबल कंडीशन, जे शेप की कर्व बनेगी। R0 ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व, एनुअल ब्रीडर होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं हम लोग। अनफेवरेबल कंडीशन एस शेप की होगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं हम लोग। फॉर्मूलेज यहाँ पर दिए गए हैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ को R0 से प्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है N0 इजिकल टू NT इजिकल टू N0 R0 T। NT होता है N0 लैम्डा T, लैम्डा को N1 बाय N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ का होता है dn बाई dt इजिकल टू Rn K माइनस N अपॉन K। K होता है कैरिंग कैपेसिटी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के फॉर्मूले होते हैं dn बाई dt इजिकल टू Rn, जहां R क्या होता है बर्थ माइनस डेथ रेट। NT इजिकल टू N0 e की पावर RT इंटीग्रल में। NT इजिकल टू N0 प्लस dn बाई dt। R इजिकल टू NT माइनस N0 बाई NT। मैक्सिमम अगर ग्रोथ निकालनी है आपको, जिसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको निकालते हो आप K/2, जहां K क्या है कैरिंग कैपेसिटी। अगर आपको मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है RK/2। R यानी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, K होता है कैरिंग कैपेसिटी बाय 2। डबलिंग टाइम अगर निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है ln2 इजिकल टू RD। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, D को इधर ले गए, ln2 बाय R से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बैक्टीरिया में अगर आपने टाइमिंग निकालनी है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ निकालनी है, तो NT इजिकल टू N0 इंटू 2 की पावर N से निकाल सकते हो। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के यहाँ पर ग्राफ है, ये जे शेप का ग्राफ है। इसके अलावा ये लीनियर है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना एक्स और वाई एक्सिस पे, लीनियर वाले में देखो ln और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे t। दूसरा देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पे n यानी डेंसिटी और y पे 1 बाई n dn बाई dt। ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल के इतने इतने, ठीक है। और ये है लॉजिस्टिक के। लॉजिस्टिक में देखिए ये एस शेप का ग्राफ है, यहाँ t है, यहाँ पर n है, ये कैरिंग कैपेसिटी है। दूसरा dn बाई dt बेल शेप का है, यहाँ पर 1 अपॉन n dn बाई dt, और ये इस तरीके का है। तो इनके ग्राफ ध्यान रखना। देन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। तो जो R और K स्ट्रेटेजी यहाँ पर है, R सिलेक्टेड अनस्टेबल होती है, स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म होंगे, नंबर ज्यादा होगा, पेरेंटल केयर यहाँ कम होगी, शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा, सेमल पेरिस होंगे। सेमल पेरिस क्या होता है, जो लाइफ में एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं। टाइप 3 सर्वाइवरशिप को ये शो करेंगे। के सिलेक्टेड स्टेबल इन्वायरमेंट, लार्ज साइज, फ्यू ऑफ स्प्रिंग होंगे तो पेरेंटल केयर ज्यादा होगी, लॉन्ग लाइफ स्पैन होगा, ये एक से ज्यादा बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व यहाँ पर बात करते हैं, एस शेप, हाई पेरेंटल केयर।
ठीक है। यहाँ पर सर्वाइवरशिप 3 तरीके की होगी, टाइप 1 जो कि कॉन्वेक्स होगी, टाइप 2 कॉनकेव और डायगोनल टाइप 2। ठीक है, तो टाइप 1 कॉन्वेक्स, टाइप 3 कॉनकेव और टाइप 2 डायगोनल। टाइप 1 में कौन आता है? टाइप 1 में मेनली के सिलेक्टेड आएंगे जैसे ह्यूमंस। टाइप 3 में मेनली आर सिलेक्टेड आएंगे और टाइप 2 बीच का होता है, एनुअल ब्रीडर इसमें आ जाते हैं। पॉपुलेशन डिस्पर्जन के बारे में बात करें, डिस्पर्जन का फॉर्मूला होता है वेरिएंस बाय मीन। 3 तरीके की होती है, रैंडम, यूनिफॉर्म, क्लम्ड। रैंडम में क्या होता है? जब डिस्पर्जन 1 आता है, यूनिफॉर्म में जब डिस्पर्जन जो आपका लेस देन 1 है, क्लम्ड में ग्रेटर देन 1 आता है। देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीसीज के बारे में। टाइप्स ऑफ स्पीसीज में क्या है? स्पीसीज कितने तरीके के होंगे? इन्वेजिव स्पीसीज, इन्वेजिव स्पीसीज को हम लोग एक्सोटिक, एलियन, फॉरेन, इंट्रोड्यूस, नॉन नेटिव स्पीसीज भी कहते हैं, जो बाहर से आई हुई होती हैं। इन लैक ऑफ नेचुरल एनिमीज, फास्ट ग्रोथ होती है, हाई डिस्पर्जल एबिलिटी होगी, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है, हाई कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, टॉलरेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसके अलावा ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड को खा सकती हैं, आर सिलेक्टेड होगी यानी कि बहुत ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करेगी, और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। कीस्टोन स्पीसीज क्या होते हैं? जो हाई ट्रॉफिक लेवल पे जैसे लायन वगैरह हो गए वो इसमें आते हैं। ये इन्वर्सल प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिखाते हैं कि नंबर कम है, इफेक्ट ज्यादा है। फ्लैगशिप स्पीसीज चार्समेटिक होते हैं, साइज ज्यादा होता है, रिकॉग्निजेबल होते हैं, कंजर्वेटिव बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आते हैं, इनडायरेक्टली दूसरे स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए पांडा। अम्ब्रेला स्पीसीज जो है लार्ज एरिया के रिक्वायरमेंट होते हैं, लार्ज टेरिटरी के रिक्वायरमेंट होते हैं, डायरेक्टली दूसरे स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया, इन्वेजिव स्पीसीज लैक ऑफ नेचुरल एनिमीज, आर ज्यादा होगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, हाई डिस्पर्सल एबिलिटी। इसके अलावा यहाँ पर कीस्टोन स्पीसीज नंबर कम, इफेक्ट ज्यादा, डोमिनेंट स्पीसीज का नंबर हाई, इफेक्ट भी हाई। फ्लैगशिप स्पीसीज में और मे नॉट बी कीस्टोन स्पीसीज, चार्समेटिक, इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे स्पीसीज को। अम्ब्रेला स्पीसीज लार्ज एरिया में होते हैं, डायरेक्टली दूसरे को स्पीसीज को प्रोटेक्ट करेंगे। जनरलिस्ट जो है वाइड रेंज में रहते हैं, स्पेशलिस्ट नैरो रेंज, मतलब बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं कि हमें यही खाना तो यही खाएंगे, तो नैरो रेंज में रहेंगे ये। 4 डिफरेंट टाइप के स्पीसीज का कंसेप्ट है। बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होंगे? दैट दे आर अनेबल टू इंटरब्रीड। फाइलोजेनेटिक स्पीसीज में मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बात करते हैं, इवोल्यूशनरी में फाइलोजेनेटिक ट्री के बेसिस पे, इकोलॉजिकल स्पीसीज में नीश के बारे में बात करते हैं। देन बात करते हैं लोटका वोल्टेरा मॉडल। लोटका वोल्टेरा मॉडल में जैसे स्पीसीज 1 के लिए क्या है? dn/dt इज इक्वल टू r1 n1 k minus n n1 अपॉन k1, और स्पीसीज 2 इंट्रोड्यूस हो गई तो अल्फा n2। ठीक है, अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है कि स्पीसीज 2 का इफेक्ट 1 पे, और बीटा का होता है स्पीसीज 1 का इफेक्ट 2 पे। ये यहाँ पर ग्राफ रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, अगर मैं इनको समझाने बैठूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, सिंपल सा बता देती हूँ मैं यहाँ पर। एलिमिनेशन कब होगा? एलिमिनेशन जब आपका k1 ज्यादा होगा k2 बाय अल्फा 2 1 से। ठीक है, स्टेबल को एग्जिस्ट कब करेंगे? स्टेबल को एग्जिस्ट करेंगे जब k1 k2 दोनों कम है। अनस्टेबल कब होंगे? जब k1 k2 दोनों ही ज्यादा है। ठीक है, दोनों ही स्पीसीज जो है स्ट्रॉन्ग है। प्रे प्रेडेशन में क्या होता है? प्रे प्रेडेशन में जो प्रे का फिटनेस है डिपेंड करता है प्रेडेटर के ऊपर। प्रे फिटनेस डिपेंड ऑन एस्केप मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? इनिशियली जो है, जैसे बिल्ली चूहे को खा रही है तो इनिशियली क्या होगा? प्रे का नंबर इनिशियली डिक्रीज होगा, प्रे का नंबर इनिशियली डिक्रीज होगा, और प्रेडेटर खा रहा है, बिल्लियां खा रही तो नंबर इनका बढ़ेगा। लेकिन जब सारे चूहे खत्म हो जाएंगे तो बिल्लियां भी मरना स्टार्ट करेंगी, बिल्ली ने मरना स्टार्ट किया तो चूहे का नंबर बढ़ने लग गया। तो इनिशियली प्रे का नंबर डिक्रीज होगा लेकिन बाद में इंक्रीज भी हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एक होता है यहाँ पर एपोसिमेटिक, जिसमें क्या होता है? प्रे अपीयर इन ब्राइट कलर दैट आर इजिली विजिबल। इसके अलावा क्रिप्टिक में क्या होता है? क्रिप्टिक में कैमोफ्लेज कर लेते हैं। बैट्सियन मिमिक्री में क्या होता है? बैट्सियन मिमिक्री में जो हार्मफुल स्पीसीज होते हैं हैव इवॉल्व टू द वार्निंग सिग्नल ऑफ अ हार्मफुल स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? बैट्सियन में एक नॉन हार्मफुल और हार्मफुल स्पीसीज है, दोनों एक जैसे हैं दिखने में। तो अब जो नॉन हार्मफुल स्पीसीज है, प्रेडेटर आएगा सोचेगा कहीं ये भी तो मेरे को हार्म ना कर दे, है ना, तो नॉन हार्मफुल वाला हार्मफुल जैसा अपने आप को दिखाएगा और प्रेडेटर से बच जाएगा। मुलेरिन में दोनों ही हार्मफुल होते हैं। देन बात करते हैं कॉम्पिटिशन मोड। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस, एक्सप्लॉइटेटिव, एपरेंट आता है। इंटरफेरेंस में क्या होता है? इंटरफेयर करेंगे। एक्सप्लॉइटेशन में क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन में जो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, और एपरेंट इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन होता है दो स्पीसीज के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ प्रे अपॉन द प्रेडेटर। प्रे किसके ऊपर? प्रेडेटर किसके ऊपर फीड कर रहा है। तो ये इनका जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देन 5 हाइपोथेसिस एक्सप्लेन हाउ स्पीसीज रिचनेस अफेक्ट। पहला डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस में क्या होता है?
स्पीसीज रिचनेस स्टेबिलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इफेक्ट करती है। राइवेट हाइपोथेसिस में क्या होता है, यहां पर जो आपका लिखा हुआ है CS होता है आपका कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी सर्विस डिक्लाइन होती है कब, विद डिक्रीज स्पीसीज रिचनेस। रिडंडेंसी में क्या होता है, रिडंडेंसी में मतलब एक स्पीसीज हट गया तो दूसरा उसके काम को संभाल लेगा। कीस्टोन स्पीसीज हमें पता है कि स्पीसीज रिचनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कीस्टोन स्पीसीज। इडियोसिंक्रेटिक क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। देन इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस, तो यहाँ पर देख सकते हो कैसे यहाँ पर बनेगा इंटरमीडिएट वाला। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस जो है, an event caused by physical, chemical, biological agent that result in change in the population size or community. Intermediate disturbance hypothesis state that ecosystem experience intermediate level of disturbance are more diverse. Intermediate में disturbance सबसे ज्यादा होगा। देन यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अपन लोग कॉम्पिटिटर और कोलोनाइजर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए हाई गुड कॉम्पिटिटर, यहाँ गुड कोलोनाइजर, यहाँ पर कॉम्पिटिटर प्लस गुड कोलोनाइजर। देन बात करते हैं ग्रिम्स ट्रायंगल के बारे में। ग्रिम्स ट्रायंगल में हम लोग CSR के बारे में बात करते हैं। C का मतलब होता है कॉम्पिटिशन, S का मतलब होता है स्ट्रेस, R का मतलब होता है रूट्रल। तो ये देखिए CSR, ठीक है। तो यहाँ पर C वाले में देखिए जहां पर C है वहां पर हाई कॉम्पिटिशन है, लो स्ट्रेस है। अगर आप देखोगे यहाँ पर S वाले में तो हाई स्ट्रेस है, ठीक है, और लो यहाँ पर डिस्टर्बेंस है। R वाले में देखो हाई डिस्टर्बेंस, लो कंपटीशन। देन है ग्रोथ सर्वाइवल फिकंडिटी के बारे में। तो इसमें देखिए ग्रोथ सर्वाइवल फिकंडिटी में सेमेलिपेरस हब्स हैव हाई फिकंडिटी, इटेरोपेरस आर इन, क्या देखने को मिलता है यहाँ पर आपको, यहाँ पर जनरली जो सेमेलिपेरस हब्स है, सेमेलिपेरस का मतलब क्या होता है, सेमेलिपेरस का मतलब होता है सेमेलिपेरस का मतलब होता है वंस इन अ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में केवल एक ही बार क्या कर पाएंगे, एक ही बार ये ब्रीड कर पाएंगे, वंस इन अ लाइफ टाइम। इटेरोपेरस क्या है, यहाँ पर देखो सेमेलिपेरस यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रोथ दी गई है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर फिकंडिटी के बारे में बात करो तो यहाँ पर ग्रोथ, यहाँ पर है सर्वाइवल, यहाँ फिकंडिटी यानी फर्टिलिटी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इटेरोपेरस जो है बीच में यहाँ पर दिए गए हैं। इटेरोपेरस बीच में क्या, सर्वाइवल इनका मॉडरेट होगा, फिकंडिटी इनकी मॉडरेट होगी, ठीक है। और वुडी ट्रीज हैव लो फिकंडिटी एंड हाई सर्वाइवल। देन यहाँ पर BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका जैसे तालाब है, ठीक है, इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाए, बैक्टीरिया मरने लग जाएंगे, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी यहाँ पर। तो हाई DO लो BOD और लो DO हाई BOD, ठीक है। डिसॉल्व ऑक्सीजन अगर कम है यानी पॉल्यूटेड वाटर, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पर बात करते हैं हम लोग यूट्रोफिकेशन के बारे में। यूट्रोफिकेशन में क्या होगा, यूट्रोफिकेशन का मतलब ये है, बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, जैसे जैसे ट्रोफिक लेवल बढ़ता है टॉक्सिसिटी बढ़ती है, बताता है आपका बायोमैग्निफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जैसे इंक्रीज होती है तो ब्लू ग्रीन एल्गे इंक्रीज होंगे, इजिकल टू ग्रीन एल्गे एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, जो कि इस ग्राफ में आपको बताया गया है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो डाइवर्सिटी इन लिविंग फॉर्म, तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी होती है और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी होती है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी वेरिएशन ऑफ जीन विद इन अ स्पीसीज। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द नंबर ऑफ different species that are in a given community, और ecosystem biodiversity variety of ecosystem, it's a range of place where life exists। कंपोनेंट अगर देखें बायोडाइवर्सिटी के तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू गामा, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अल्फा होता है इंट्रा डाइवर्सिटी और बीटा होता है इंटर डाइवर्सिटी। इंट्रा का मतलब होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। इंटर क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड स्पीसीज टर्नओवर डिपेंडेंट ऑन अल्फा एंड गामा, और गामा होता है रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है। स्पीसीज रिचनेस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। स्पीसीज इवननेस क्या होता है, रिलेटिव अबंडेंस या इवन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 99 1 50 50, तो 50-50 जो है यहाँ पर क्या है, 50-50 है, यहाँ पर इवन डिस्ट्रीब्यूशन है 50-50 वाले में, है ना। देन यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स यानी सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स का फॉर्मूला दिया गया, डी इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इंटू n-1 अपॉन कैपिटल n-1, और सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी होती है 1 - d। देन बात करते हैं टाइप ऑफ इकोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में। तो एक होता है इकोटोन। इकोटोन में क्या होता है, जोन ऑफ वेजिटेशन सेपरेशन बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटी, दो कम्युनिटी है तो इनको सेपरेट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये ट्री वाला हो गया, ये अलग कम्युनिटी है, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन जोन होता है ये। एक होता है इको टाइप। इको टाइप में क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट जियोग्राफिकल वैरायटी
adapted to a specific environmental condition, कि इकोटाइप आर जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं यहाँ पर और फिनोटिपिक डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है। इकेट्स इकोफिन में क्या होता है कि जेनेटिकली सिमिलर होते हैं बट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। इको स्पीसीज क्या होते हैं, ये एक से ज्यादा इकोटाइप को कंसिस्ट करके रखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये लेक्चर जो है इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप में से किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर जाओगे, वहां लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। और नहीं मिले टेलीग्राम का लिंक तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, डेप बायो, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, सेल सिग्नलिंग, सबके वन शॉट की। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।